हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी पूरे फैक्ट के साथ। तो भारत का संविधान, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो पूरी तरह से विस्तृत संविधान है, उसमें भारतीय नागरिकों को बहुत से मूल अधिकार भी दिए, जैसे कि धर्म की आज़ादी का। संविधान के अनुसार भारत के जो नागरिक है उनको समान अधिकार प्राप्त है, और भारत का जो स्टेट रिलीजन है वो कोई सा भी नहीं है, यानी कि भारत का कोई सा भी स्टेट रिलीजन नहीं होगा, कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। यहाँ पर सेक्युलरिज्म की पॉलिसी अपनाई गई है, और भारत के नागरिकों को इस चीज़ की आज़ादी है कि भारत में कोई सा भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, और उनकी जितने भी रिचुअल्स हैं वो सब कर सकते हैं। लेकिन दुनिया में सारे ही देश सेक्युलर नहीं है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो सेक्युलर नहीं है, जहाँ पर जो स्टेट रिलीजन है वो एक ऑफिशियल रिलीजन भी बन जाता है। जैसे कि बहुत सारे दुनिया में क्रिश्चियन स्टेट्स हैं, और बहुत सारे दुनिया में मुस्लिम स्टेट्स हैं, और बहुत सारे बुद्धिस्ट स्टेट्स हैं यहाँ पर। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर एक स्टेट रिलीजन होता है, लेकिन आजकल के कट्टरता वाले दौर में एक सेक्युलर स्टेट का एक ऑफिशियल रिलीजन वाला यानी कि धार्मिक स्टेट में बदलना आसान काम है, लेकिन एक धार्मिक देश का एक सेक्युलर देश में बदलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अब एक धार्मिक देश बिल्कुल सेक्युलरिज्म की राह पर जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे मुस्लिम देश की जो अपने संविधान से इस्लाम एज ए स्टेट रिलीजन को हटा रहा है और सेक्युलरिज्म की तरफ जा रहा है। और उस देश की जो 98% आबादी है वो पूरी तरह से मुस्लिम है, और वहाँ पर वो देश सेक्युलरिज्म की राह पर बढ़ रहा है, जो आने वाले समय में शायद बढ़ भी जाएगा। तो कौन सा है वो देश, और वहाँ पर ऐसा वो देश क्यों कर रहा है, क्या है उसका इतिहास इसके पीछे, आज ही जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। मिडिल ईस्ट मॉनिटर, ट्यूनीशिया, इस्लाम विल नॉट बी स्टेट रिलीजन से सईद। सईद जो है वहाँ के राष्ट्रपति हैं ट्यूनीशिया के। 22 जून का आर्टिकल है ये। तो देख सकते हैं कि आप यहाँ पर ये मैप है जो स्टेट वाइज दिखा रहा है कि कहाँ पर कौन सा धर्म ज़्यादा प्रचलित है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में यहाँ पर मुस्लिम धर्म ज़्यादा प्रचलित है। उसके अलावा यहाँ पर जो ब्लू आप देख रहे हैं, जितने भी देश ब्लू कलर में है वो सब क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा फॉलो करते हैं। भगवा कलर आप देख रहे हैं ये भारत का है, और इसके अलावा जो पर्पल कलर देख रहे हैं वो है चाइना का। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से दुनिया भर में धर्म जो है फैला हुआ है, और देश के हिसाब से कौन सा धर्म मेजॉरिटी में है। तो बात करते हैं कि ट्यूनीशिया यहाँ पर इस्लाम को एज ए स्टेट रिलीजन क्यों हटाने जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी जो ट्यूनीशिया का नया संविधान बन रहा है वहाँ पर इस्लाम स्टेट रिलीजन नहीं रहेगा। इस महीने की शुरुआत में सादिक बिलेद, जो संविधान बनाने वाली कमेटी के हेड हैं, उन्होंने ये कहा था कि नए संविधान में किसी भी तरह की कोई बात नहीं होगी जो इस्लामिक हो, यानी कि इस्लाम नहीं होगा। यानी कि नया संविधान एक सेक्युलर विचारों वाला होगा, और नए संविधान के बन जाने पर ट्यूनीशिया में मौजूद जितने भी इस्लामिक राजनीतिक दल हैं जो धर्म के नाम पर अपनी राजनीति करते हैं, उनकी जो पावर है वो कम होती जाएगी। और इस चीज़ की कंफर्मेशन खुद ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सईद ने भी दी है कि आने वाले संविधान में इस्लाम एक स्टेट रिलीजन नहीं होगा, इसे हटा दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि ट्यूनीशिया से इतना बड़ा स्टेप क्यों उठा रहा है, और खुद को तुर्की के जैसा एक सेक्युलर देश क्यों बना रहा है। तो देखिए, सारी बातें समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्यूनीशिया की आज़ादी की और संविधान की। तो ट्यूनीशिया को 20 मार्च 1956 को फ्रांस से आज़ादी मिली थी। उस समय आपको तो पता ही होगा कि यूरोपियन देश अक्सर एशिया और अफ्रीका में अपनी कॉलोनी बना लेते थे और उन्हें गुलामों की तरह ट्रीट करते थे। लेकिन जैसे जैसे विश्व युद्ध खत्म हुआ, यूरोपियन देशों की जो शक्ति थी वो कमज़ोर होने लगी। तो बहुत से देशों को पश्चिमी देशों से आज़ादी मिली, जैसे कि भारत और पाकिस्तान ब्रिटेन से 1947 में आज़ादी मिल गई। तो ये सब देखकर ट्यूनीशिया की जनता ने भी आज़ादी की मांग की, तो उन्होंने भी आज़ादी 1956 को मिल गई फ्रांस से। तब उन्हें देश को चलाने के लिए एक संविधान की ज़रूरत हुई। तो 1959 में ट्यूनीशिया एक संविधान बनकर तैयार हो गया और लागू हो गया। हालांकि देखा जाए तो इससे पहले 1861 में भी ट्यूनीशिया ने संविधान बनाया था, और ट्यूनीशिया अरब दुनिया का पहला देश था जो संविधान के हिसाब से चलता था। लेकिन फ्रेंच सरकार ने इस संविधान को एबॉलिश कर दिया, क्योंकि वहाँ पर फ्रेंच रूल आ गया और वहाँ पर फ्रेंच की कॉलोनी बन गई। तो फ्रांस ने अपने संविधान को वहाँ पर लागू कर दिया, और अपने जो भी सिविलियन कोड थे वो सब वहीं पर लागू हो गए। तो 1959 में ट्यूनीशिया का नया संविधान लागू था, और इसमें 2-3 बार अमेंडमेंट भी किए गए। लेकिन इसी बीच बेन अली ट्यूनीशिया की गद्दी पर एक तानाशाह की तरह बैठ गया और संविधान के लूप होल का इस्तेमाल करके अपनी सत्ता चलाता रहा। फिर आता है बेहद ही खतरनाक टर्निंग पॉइंट, जो
शुरू तो ट्यूनीशिया से हुआ था, लेकिन इसकी चपेट में कई दूसरे देश भी आ गए और आज बर्बाद हो चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ अरब स्प्रिंग की, जिसकी शुरुआत ट्यूनीशिया से हुई थी। यहाँ पर जनता करप्शन और मिसमैनेजमेंट के खिलाफ सड़कों पर उतर आई थी और अब अरब स्प्रिंग ने इतना खतरनाक मोड़ ले लिया था कि बाद में ट्यूनीशिया के तानाशाह बन चुके बैन अली को इस्तीफ़ा देना पड़ा। और इतना ही नहीं, इसकी आंच बहुत सारे दूसरे देशों पर भी पड़ी, जैसे कि लीबिया। वहाँ के शासक गद्दाफी को लीबिया की जनता ने ही लिंचिंग करके मार दिया था। उसके बाद मिस्र में भी बड़े प्रोटेस्ट हुए, जिसमें हुस्नी मुबारक को भी अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। और इसी तरह से यमन में भी अली अब्दुल्ला साले हट गए। लेकिन इन देशों का बहुत बुरा हाल हुआ, जैसे कि सीरिया और यमन। ये दोनों देश तो अरब स्प्रिंग में पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। और दूसरी तरफ ट्यूनीशिया में भी 1959 में बनाए हुए संविधान को डिसॉल्व कर दिया। इसके लिए जैस्मिन रिवॉल्यूशन चला था। जो संविधान को डिसॉल्व करने के बाद नई सरकार बनी थी, उसको जैस्मिन रिवॉल्यूशन कहते थे। फिर जन्म होता है एक इस्लामिक पार्टी का, जो चुनाव में काफ़ी सारी सीटें जीत जाती है, लेकिन वो सेक्युलर पार्टियों के साथ गठबंधन बनाती है और सत्ता में आ जाती है और नए संविधान को बनाने की बात करती है, जिसमें इस्लाम को एज ए स्टेट रिलीजन का दर्जा दिया जाएगा। फिर ट्यूनीशिया में इस्लामिक और सेक्युलर पार्टियों के बीच ध्रुवीकरण होता है और दोनों के बीच बहुत सारे मामले सामने निकल के आते हैं, बहुत सारे अटैक के मामले सामने निकल के आते हैं। वुमेन राइट के ऊपर दोनों के बीच मतभेद होता है। और इसी बीच 2013 में एक विपक्षी नेता जो सेक्युलर थे, चौकरी बिलेद, उनका असैसिनेशन कर दिया जाता है, यानी कि मार दिया जाता है। फिर उसके बाद ट्यूनीशिया में एक बार बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं और पीएम का इस्तीफ़ा मांगा जाता है। इसी बीच काफ़ी ज़्यादा आतंकी हमले भी किए जाते हैं, टेररिस्ट अटैक भी किए जाते हैं पुलिस के अगेंस्ट। और इसी बीच 2014 में बहुत सारी दिक्कतों और राजनीति के होने के बावजूद एक नया संविधान बनाया गया। इसमें और इससे पहले वाले संविधान में ये बताया गया था कि ट्यूनीशिया एक आज़ाद, फ्री और एक संप्रभु देश है और इस्लाम इसका धर्म है और अरबी इसकी भाषा है। तो यहाँ पर भी इस्लाम का फोकस किया गया था, क्योंकि सरकार में इस्लामिक इत्तेहादा पार्टी शामिल थी ना, इन्नाहदा पार्टी। लेकिन ट्यूनीशिया में पॉलिटिकल टसल तो फिर भी चली रही थी और सेक्युलर और इस्लामिक पार्टियाँ एक दूसरे को निशाने पर ले रही थी और देश में कोई भी विकास नहीं हो रहा था। बेरोजगारी इधर बढ़ चुकी थी, टूरिज्म सेक्टर बर्बाद हो रहा था, ट्रेड डेफिसिट में जा रहा था, पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी और देश गर्त में जा रहा था, देश बर्बाद हो रहा था। और पिछले साल कैस सईद ट्यूनीशिया में पावर में आते हैं और ये सेक्युलर होते हैं। तो ये जैसे ही पावर में आते हैं तो सेक्युलरिज्म को बढ़ावा देते हैं और सरकार को ख़त्म कर देते हैं, पार्लियामेंट को फ्रीज कर देते हैं और नए बनाए गए पीएम के साथ रूल करते हैं। ये एक तरह से तख्ता पलट यानी कि कू कर देते हैं। तो तब 2014 में बनाए गए संविधान को भी ख़त्म कर देते हैं और नए संविधान बनाने पर काम शुरू कर देते हैं और संविधान का ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी बनाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति कैस सईद ने चाहा और ट्यूनीशिया इस्लाम को छोड़कर एक सेक्युलर देश बन गया। ऐसा नहीं है कि उनके चाहने या ना चाहने से सारी चीज़ें होगी। आप देख सकते हैं, ट्यूनीशियाज न्यू कॉन्स्टिट्यूशन रिमूव इस्लाम एज स्टेट रिलीजन। द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन विल बी सबमिटेड टू ए रेफरेंडम ऑन July 25, द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द कू इन विच द प्रेसिडेंट अज्यूम टोटल अथॉरिटी। और इसके लिए 25 जुलाई को रेफरेंडम यानी कि जनमत संग्रह कराया जाएगा और अब उस जनमत संग्रह में मेजॉरिटी वोट सेक्युलर बनाने के पक्ष में मिलते हैं तो ट्यूनीशिया ऑफिशियली एक सेक्युलर स्टेट बन जाएगा। और 25 जुलाई को तख्ता पलट के भी पूरे एक साल हो जाएंगे, क्योंकि पिछले साल ही 25 जुलाई को ही तख्ता पलट किया था उन्होंने। और इसी बीच ट्यूनीशिया की जो इस्लामिक पार्टी है जिसका नाम इन्नाहदा है, उसके हेड रैचडे घनौची ने फेसबुक पर लिखा कि टायरानी यानी कि अत्याचार ही सबसे बड़ा करप्शन है ट्यूनीशिया में और इसका एक ही राज है कि वापस डेमोक्रेसी और पावर के सेपरेशन की तरफ जाना। और अगर इस्लाम संविधान का हिस्सा रहेगा तो ट्यूनीशिया में डेमोक्रेसी रहेगी, वरना तानाशाही रहेगी। तो इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सईद को फेस करनी पड़ रही है और जो इस्लाम के नाम पर राजनीति कर रही है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने देना चाहती है। ट्यूनीशिया एक सेक्युलर देश बने, लेकिन राजनीति भी इसी का नाम है कि नॉट पॉसिबल को पॉसिबल करना, और इसके लिए ही काम कर रहे हैं। और अगर वो इसमें फेल भी हो जाते हैं तो भी स्टेट से रिलीजन को अलग करने का एक चांस तो मिलेगा, एक प्रोसेस तो कर ही लेंगे वो। और ऐसा नहीं है कि स्टेट को रिलीजन से अलग करने पर नुकसान है, बल्कि बहुत सारी स्टडी में ये बात सामने आई है, जो कम रिलीजियस और सेक्युलर देश होते हैं वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होती है, वहाँ पर बेरोज़गारी की समस्या भी नहीं होती है और जो समाज होता है उसमें टॉलरेंस लेवल भी बढ़ जाता है, जो कहीं ना कहीं समाज को और देश को आगे ले जाता है। और जो गरीब देश होते हैं उसमें आप देख सकते हैं कि धर्म को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। तो नए कॉन्स्टिट्यूशन से पहले इस्लाम जो है ट्यूनीशिया का एक स्टेट रिलीजन था
और वहाँ की जो पॉपुलेशन जो है 98% मुस्लिम है। लेकिन वहाँ पर शरिया जो कानून है, जो इस्लामिक कानून है, वो लागू नहीं होता है, बल्कि वहाँ पर यूरोपियन सिविल कोड चलता है। जो यूरोप में जो कानून वगैरह चलते हैं ना, वही सेम कानून ट्यूनीशिया में भी करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यूरोप की छाप ट्यूनीशिया पर पूरी तरह से पड़ी हुई है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या ट्यूनीशिया ने इस्लाम को एज ए स्टेट रिलीजन हटाकर ठीक किया या नहीं? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ इमरान सिद्दीकी। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।